वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। हमारे सब डोमेन का नेम भी लीनियर इक्वेशंस है और हमारी डोमेन है अलजेब्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारे पास 7.2 टॉपिक है और ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 से प्री टॉपिक है, यानी एक्सरसाइज 7.2 इस टॉपिक को करने के बाद हमारी कवर हो जाएगी और हम इजीली उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस जैसे कि हमारे यूनिट का नाम था, यानी हमारे सब डोमेन का नाम ही लीनियर इक्वेशंस था। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस हम किन चीज़ों को कहते हैं या कौन सी इक्वेशंस जो होती है वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इससे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सीखा है और उससे पहले हमने इक्वेशंस को भी सीखा है और अलजेब्रिक इक्वेशंस को भी हमने सीखा है। अब हम लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमारा सब टॉपिक जो है वो फर्स्ट सब टॉपिक है 7.2.1 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है और अब हम करने लगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इक्वेशन भी लीनियर हो, यानी उसके वेरिएबल के ऊपर कोई एक्सपोनेंट या पावर में कुछ भी लिखा ना हो। अगर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है और अल्फ़ाबेट भी सिर्फ और सिर्फ वन यूज़ हो और इक्वेशन है तो इक्वल साइन मस्ट हो। ठीक है, तो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, द इक्वेशन वेयर द वेरिएबल हैज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ वन। ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, इज द इक्वेशन वेयर द वेरिएबल हैज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ पावर वन, जिसमें वेरिएबल की जो है पावर वन होती है और वेरिएबल भी एक ही होता है। ठीक है, यूजली वन इज़ नॉट शोन ऑन द वेरिएबल, इट इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि वन जो है हम उसके ऊपर नहीं लिखते एक्सपोनेंट या पावर वन हो। ठीक है, जैसे एक्स के ऊपर कोई नहीं है तो इसकी पावर वन है। ठीक है, 4x + 3 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस तरह से 3x = x - 3, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि x 2 टाइम्स है लेकिन वेरिएबल सेम है, यानी x ही आया, y नहीं आया, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। ठीक है, जनरली वी राइट लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आमतौर पर हम लीनियर इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं ax + b, इसमें x जो है वो वेरिएबल हो जाता है, a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हो जाता है, और प्लस जो है वो ऑपरेटर हो जाता है और b जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इक्वल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस रिमेंबर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिमेंबर में हम एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि 3x²। ठीक है, x जो है वेरिएबल है और जो स्क्वायर जो 2 है इसके ऊपर ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, अगर कुछ लिखा होता तो 1 एक्सपोनेंट होना था और कोएफिशिएंट जो है वो 3 है। ठीक है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर एन इक्वेशन। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन, इफ़ अ वेरिएबल शोइंग नो पावर ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा था 4x + 3 = 0, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई थी जिसमें वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं शो की जा रही थी। इसका मतलब होता है कि इसका वेरिएबल कंटेन्स एक्सपोनेंट, इसमें एक्सपोनेंट 1 है जो कि हम नहीं लिखते हैं, और पावर ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पावर इसकी 1 है। ठीक है, इस तरह से हमने 3x = x - 3 देखा था, इसमें भी हमारे पास कोई एक्सपोनेंट नहीं है, ये भी इसलिए लीनियर इक्वेशन होती है। और इसके अलावा x + b जो कि जनरलाइज करके हमने लिखा था कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें भी हम देखते हैं कि x के ऊपर कोई पावर शो नहीं कर की होती, तो x की हम कहते हैं कि पावर 1 है, या फिर हम कहते हैं कि x जो है का एक्सपोनेंट या इंडेक्स जो है वो 1 है। पेज नंबर 97 पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड सब टॉपिक शुरू हो जाता है जो कि 7.2.2 कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर हमने वन वेरिएबल का यूज़ करना है तो उस तरह के लीनियर एक्सप्रेशन की कंस्ट्रक्शन की वो किस तरह से हम बनाएंगे, या फिर उस तरह के लीनियर इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन जिसमें इक्वल साइन भी आ जाता है तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन थी। अगर हमसे पूछा जाए ax + b, वो जस्ट एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, हमने लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में उसकी कंस्ट्रक्शन सीखनी है कि अगर हमें जो है सेंटेंस फॉर्म में दे दी जाए कोई स्टेटमेंट तो उसको किस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वी नाउ दैट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, नंबर्स एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस।
ठीक है, जो कि हमने चैप्टर 6 में डिटेल से सीख लिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कम्बिनेशन का मतलब होता है मिक्सड है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वेरिएबल्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, जो कि वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। नंबर्स दो टाइप्स के हो जाते हैं, एक कोएफिशिएंट्स होते हैं जो कि वेरिएबल्स के होते हैं, और एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होते हैं, यानी कि उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस से जो टर्म्स है वो सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, आगे से कह रहे हैं एन ओपन सेंटेंस। ठीक है, हमने ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस को भी एक्सरसाइज 7.1 के टॉपिक में डिटेल से समझ लिया है। ठीक है, ओपन सेंटेंस बेसिकली होता है अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और क्लोज सेंटेंस अरिथमेटिक इक्वेशन या अरिथमेटिक जो है वो इक्वेशन होती है या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है। तो अगर हम क्वेश्चंस को देखें, जैसे ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस जो है वो क्लोज सेंटेंस में आते हैं, जिसके पास आपके पास खुद से सोचने की कोई भी जो है वो चॉइस नहीं होती, आपने सिलेक्टेड ऑप्शंस में से किसी को सिलेक्ट करना होता है। इस तरह से अगर फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें आपने खुद से रिस्पॉन्स करना होता है, खुद से सोच के कोई आंसर करना होता है, ये क्वेश्चन आंसर, ये ओपन सेंटेंस होते हैं। इस तरह से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो ओपन सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एंड ओपन सेंटेंस कैन बी रिटन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी ओपन सेंटेंस को भी फिलिंग द ब्लैंक्स को हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, तो नीचे दी गई एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं, देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 3 हमारी सेम जो है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से है। ठीक है, राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स है उनकी अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, अब हमने देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, 5 उन्होंने अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या दिया, यानी कि इक्वेशन ही होगी। इक्वेशन होगी तो हमने देखना है कि इक्वल जो है वो किधर आता है। ठीक है, हम अपने सेंटेंस को पहले अच्छे से रीड करेंगे। 5 लेस देन ट्वाइस आ नंबर इज 10। जहाँ इज या इक्वल्स आ जाए उससे पहले वाला जो है वो हमारा एक पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट है कि 5 लेस देन ट्वाइस अ नंबर। ठीक है, 5 लेस देन 5 कम है ट्वाइस अ नंबर से। ठीक है, ट्वाइस अ नंबर सबसे पहले हमने करना है। ठीक है, लेकिन नंबर नहीं हमें बताया गया कि क्या है, वो कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ, हमने वेरिएबल को खुद से सिलेक्ट करना है। तो फिर हम लेट करके आप कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्स भी था नंबर भी कर सकते हो, एन भी था, और कोई अल्फ़ाबेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमने क्या नंबर है, 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा 2x। 5 लेस देन, इससे जो है 5 जो है वो लेस देन है, लेस देन की जगह हमने माइनस कर दिया, 5 की जगह हमने 5 लिख दिया। अब इसकी जगह हम इक्वल को यूज़ करेंगे और 10 की जगह हमारा 10 आ जाएगा। तो 2x - 5 = 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन को जो है सेंटेंस फॉर्म से न्यूमेरिक फॉर्म में या अलजेब्रिक फॉर्म में ट्रांसलेट कर देंगे। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पर हम स्टेटमेंट है आ नंबर x डिक्रीज्ड बाय 8 = 18। ठीक है, कोई भी नंबर x है उसको हमने 8 से कम करना है तो इक्वल्स 18 आना है। इक्वल्स कई बार यहाँ यूज़ हुआ है तो सबसे पहले हमने इसको ट्रांसलेट करना है। आ नंबर x डिक्रीज बाय 8, सबसे पहले नंबर x है तो x हम लिखेंगे। ठीक है, नंबर x यानी कि x हो जाएगा, डिक्रीज बाय यानी कि माइनस कर दिया, 8 यानी कि 8 डिजिट्स में 8 ही आ जाएगा। इक्वल्स की जगह हम इक्वल्स लिखेंगे और 18 की जगह 18 आ जाएगा। ठीक है, x - 8 = 18, तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाता है डन। थर्ड पार्ट पर आते हैं। डिवाइड आ नंबर x बाय 13 = 10। इस यहाँ है तो पहले हम फर्स्ट वाली को कंसिडर करते हैं। डिवाइड आ नंबर x बाय 13, पहले नंबर x किधर है, ये है नंबर x। ठीक है, जो कि x है। फिर डिवाइड बाय का हो जाएगा, डिवाइड बाय का हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, x डिवाइड बाय 13 आ जाएगा 13, और इसकी जगह फिर इक्वल हो जाएगा और 10 की जगह 10 ही रहेगा। x डिवाइड बाय 13 या x/13 भी इसको लिख सकते हैं, इक्वल्स 10। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है डन। फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। 1/6 ऑफ आ नंबर x एडिड टू 6 = 10। इस यहाँ पर है, पहले हम ये वाली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेंगे। 1/6 ऑफ आ नंबर x, ठीक है, एडिड टू 6, इधर तक करना है। पहले हम 1/6 ऑफ आ नंबर करते हैं, फिर एडिड टू की जगह प्लस लगाएंगे। 1/6 का हो गया 1/6। ठीक है, फ्रैक्शन में चल जाएगा। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, नंबर x की जगह आ जाएगा x। ठीक है, और एडिड टू प्लस करना है उसको हमने 6 में। ठीक है, उसको 6 में ऐड कर दिया और इक्वल हो गया और 10 की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, 1/6x मल्टीप्लाई किया तो ये 1/6x ही हो गया, प्लस 6 = 10। तो ये हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन भी डन हो जाती है, हमारी एग्जाम्पल 3 हो जाती है डन।
ठीक है, तो अब हम अपने लीनियर इक्वेशंस टॉपिक के थर्ड सब टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि 7.2.3 सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमने लीनियर इक्वेशंस की कंस्ट्रक्शन को सीखा। लीनियर हमने पहले जाना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, फिर हमने उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट अगर दिया हो वो सीखा। अब हम फाइंड देखेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन सेक्शन 2.1 हमने कंसिडर की थी नीलम की इक्वेशन थी 2n+7 = 27। ठीक है, ये हमने ओपन असलम और नीलम थे शायद, तो असलम ने क्लोज स्टेटमेंट दी थी और नीलम ने ओपन सेंटेंस दिया था। तो ओपन जो क्लोज सेंटेंस होता है वो या तो फिर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, लेकिन ओपन सेंटेंस की ये बात नहीं होती, हमने वो वैल्यू ढूंढनी होती है जिससे वो स्टेटमेंट ट्रू बनती है। तो ये थी नीलम की क्लोज स्टेटमेंट। नाउ ठीक है, जिस वीडियो को यानी कि जो एक्सरसाइज 7.1 की वीडियो के टॉपिक में हमने इसको डिटेल से सीखा है, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको जाकर देख सकते हो कि उसमें इस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो उधर से हमने देखा था कि जो इक्वेशन है, ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट की थी। n की जगह 10 पुट किया था, 11 पुट किया था। अगर हम n की जगह 10 पुट करते हैं तभी वैल्यू ट्रू होती है, और कोई और नंबर n की जगह पुट कर सकते हैं, 11, 9, कोई बड़ा छोटा, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है, यानी कि n = 10 जो है स्टेटमेंट को ट्रू बनाता है। तो फिर हमने कहा था कि द नंबर 10 ओनली मेक्स द सॉल्यूशन ट्रू। ठीक है, तो नंबर 10 है वो ही सिर्फ जो है इस इक्वेशन को ट्रू बनाता है। सो फिर हम कह देते हैं कि अब हम देखने लगे कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स एन इक्वेशन ट्रू इज नाउन एज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी फिर n = 10 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, वेरिएबल की जगह वेरिएबल की जगह हम कोई नंबर पुट करें जिससे जो है इक्वेशन ट्रू बन जाती है, वही नंबर जो है उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ये बात बेसिकली कह रहा है। जैसे n की जगह अगर हम 10 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये इक्वेशन की दोनों साइड सेम हो जाती हैं, जिससे ये इक्वेशन ट्रू बन जाती है। तो जो है 10 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, n = 10 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, विद नाउ आगे से हमें बताया गया था, हमने तो सपोज किया था डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके पुट करके जो हमने सपोज किया था। लेकिन हम जो है आप सीखेंगे कि किस तरह से अगर हम सपोज किए बगैर किस तरह से हम वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को लीनियर इक्वेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? बैलेंस मेथड। ठीक है, जो चीज़ हम एक साइड में इक्वल्स के ऐड करेंगे तो दूसरी साइड में भी ऐड करेंगे, जो चीज़ हम एक साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी साइड में भी वही करेंगे, जो चीज़ हम एक साइड में मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड में भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज़ हम एक साइड में डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड में भी वही डिवाइड करेंगे। ठीक है, विद द बैलेंस मेथड वी कैन सोल्व इक्वेशन बाय डूइंग द सेम ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। ठीक है, बैलेंस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं दोनों इक्वल्स के दोनों साइड्स में सेम ऑपरेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.1, जो कि हमने 7.1 में डिस्कस कर लिया, दैट द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर सेम एज द टू पैन्स ऑफ द वेट बैलेंस। ठीक है, वेट बैलेंस बहुत से बच्चों ने अभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पहले वक्तों में यूज़ होता था और बहुत से बच्चों ने मे भी देखा भी हो। ठीक है, वेट बैलेंस जैसे कि उसके पैन्स होते हैं ना, अगर दोनों पैन्स में अगर एक जितना वेट डालते हैं तो वो इक्विलिब्रियम यानी कि एक जैसा सतह पर रहते हैं। अगर कहीं वेट ज़्यादा हो जाए तो वो उसकी तरफ से डाउन हो जाता है। तो अब इक्वेशन की दोनों साइड बिल्कुल इस वेट बैलेंस की तरह है। ठीक है, नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि नाउ नीचे वाली एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, वेयर वी स्टार्ट रिमूविंग और एडिंग थिंग्स फ्राम आर टू द वेट बैलेंस अंटिल वी आर लेफ्ट विद द इक्वल्स केस। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, चीज़ों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड्स में, इस ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो वेट बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, वो एक साइड में डाउन और एक साइड से अप, या एक साइड से डाउन और एक साइड से अप ना हो। तो ये आगे से जाकर एग्जाम्पल में वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल 4 की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करेंगे कि वो सबसे पहले हम रीड करते हैं, कंसिडर द इक्वेशन एंड सोल्व इट फॉर x 3x + 7 = x + 13। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको एनालाइज करना है, सोचना है कि ये क्या क्वेश्चन में बात कर रहा है। क्वेश्चन में बात कर रहा है कि आपने एक इक्वेशन को देखना है जो कि ये दी गई है, जिसमें वेरिएबल सिर्फ x है और उसकी पावर भी 1 है। ठीक है, x के अलावा और कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इसके सोल्व इट फॉर x, और हमने सोल्व इट फॉर x का मतलब है कि हमने x की वो वैल्यू निकाली है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, वो मैथ्स का नंबर निकाला है, जिसको हम अगर x की जगह पुट करें तो हमारी इक्वेशन दोनों साइड से बराबर हो, इक्वल हो।
ठीक है। नाउ हमने ये एनालाइज कर दिया। अब हमने सोचना है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। तो हम इसको बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। टू मेक द बैलेंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, टेक अ बैग एक्स ऑफ ऑरेंजेस एंड सेपरेट ऑरेंजेस फॉर द नंबर। उन्होंने बताया कि एक्स जो है वो बैग ऑफ ऑरेंजेस है। ठीक है। हमने फाइंड करना है कितने बैग ऑफ ऑरेंजेस है। अगर 3 बैग ऑफ ऑरेंजेस प्लस 7 ऑरेंजेस करें तो वो इक्वल होता है बैग ऑफ ऑरेंजेस प्लस 13, यानी कि बैग ऑफ ऑरेंजेस प्लस 13। हमने बताना है कि एक बैग ऑफ ऑरेंजेस में कितने ऑरेंज जो है वो आ रहे हैं। बेसिकली ये हमारी एग्जांपल हो जाती है। ठीक है। स्टेप 1 ये इसको हमने एक्स को जो है कंसिडर कर दिया बैग ऑफ ऑरेंजेस, और हमने फाइंड आउट करना है कि एक बैग में कितने ऑरेंजेस हैं। ठीक है। ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, वी हैव सेपरेटेड ऑरेंजेस। ठीक है। हमने दोनों साइड्स में ऑरेंजेस को सेपरेट कर लिया है। ठीक है। अब हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को देखना है। सबसे पहले हम चाह रहे हैं, क्योंकि इधर 3x है। ठीक है। हम चाहते हैं जिधर वेरिएबल है ना उसको हम आइसोलेट कर लें। ठीक है। इसमें वेरिएबल 3x भी x है। ठीक है। क्योंकि x के साथ कोएफिशिएंट 3 है, यानी कि ये इसके साथ 3x जो है वो x से बड़ा है, यानी कि क्योंकि इसके साथ कोएफिशिएंट 3 है तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो मल्टीपल में ज़्यादा है 3x, तो हम इस वाली साइड में x को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, यानी इस वाली साइड में हाल हम चाहते हैं कि x रह जाए, और दूसरी साइड में हम चाह रहे हैं कि कोई वेरिएबल ना रहे। सबसे पहले हम इस तरह आइसोलेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें एक कांस्टेंट टर्म है 7। हम ऐसा करते हैं कि 7 अगर ऑरेंजेस है तो दोनों साइड्स में से 7 ऑरेंजेस निकाल लेते हैं, तो भी हमारा वेट बैलेंस सेम रहेगा। अगर 3 बैग ऑफ ऑरेंजेस प्लस 7 ऑरेंजेस इक्वल हो रहा है एक बैग ऑफ ऑरेंजेस प्लस 13 ऑरेंजेस के, तो हम अगर दोनों साइड से 7 ऑरेंजेस निकाल लें तो हमारा वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हम दोनों साइड में से 7 ऑरेंजेस निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम दोनों साइड में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 7, 3x प्लस 7 माइनस 7 कर लेते हैं इक्वल। अगर हमने एक साइड से किया है तो दूसरी साइड से भी बैलेंस रखने के लिए करना पड़ेगा। तो x प्लस 13 माइनस 7, दूसरी साइड में भी हमने माइनस 7 कर दिया है। अब हम देखते हैं कि प्लस 7, ठीक है, और माइनस 7 कट जाते हैं और इधर बच जाता है जस्ट 3x। तो x और 13 माइनस 7 हो जाता है 6, तो बच जाता है x प्लस 6, यानी 3x इक्वल x प्लस 6 हो जाता है। ठीक है। ये था हमारा स्टेप 1 में, हमने सबसे पहले ये किया। अब हम स्टेप 2 में चाहते हैं कि इधर भी 3x है, इधर x है। ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि इस साइड से x को ख़त्म कर दें, इस साइड से ईजिली रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसमें एक है। अगर दोनों साइड्स में से एक बैग ऑफ ऑरेंजेस जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें से ये वाला और ये वाला, फिर भी इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा बैलेंस रहेगा, यानी कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ 3 बैग ऑफ ऑरेंजेस बच गए, 7 ऑरेंजेस हमने निकाल दिए, इसमें एक बैग ऑफ ऑरेंजेस और कुछ ऑरेंजेस भी है। अब हम एक एक बैग जो है ऑरेंजेस का निकाल लेंगे तो इक्विलिब्रियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेक श्योर करना है कि जो हर बैग ऑफ ऑरेंजेस है उसमें एक जितने ऑरेंजेस जो है वो आ रहे हैं। ठीक है। उसके लिए क्या करना है, वी आल्सो हैव द x बैग ऑफ ऑरेंजेस, तो वी कैन रिमूव 1 x बैग ऑफ ऑरेंजेस फ्राम बोथ पैन्स विदाउट लूजिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द वेट बैलेंस। ठीक है। हमने इक्विलिब्रियम लूज़ नहीं किया, यानी कि एक तरफ से डाउन एक तरफ से ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है। जितने एक बैग इधर से निकाल लिया और एक बैग इधर से निकाल लिया। ठीक है। यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इधर से एक बैग और एक बैग इधर से, ये 3x माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि x के साथ कुछ भी नहीं है तो x के साथ 1 है, 3 माइनस 1 2x हो जाएगा, और ये प्लस x है और ये माइनस x कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी 2 बैग ऑफ ऑरेंजेस जो है वो 6 ऑरेंजेस के इक्वल है। तो 1 बैग ऑफ ऑरेंजेस कितने इक्वल होगा, यानी अब एक साइड में 2 है, अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि अगर हम एक बैग निकाल लेते हैं, इसको भी यानी हाफ़ कर लेते हैं, हाफ़ निकाल लेते हैं, इधर भी से भी हाफ़ निकाल लेते हैं, यानी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 ऑरेंज बैग्स आर इक्वल टू 6 ऑरेंजेस, इट मीन्स 6 डिवाइड बाई 2, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आता है, क्योंकि 2 टाइम 3 6 होता है, तो 3 आ जाएगा। सो हुई हमने बोथ साइड में 2 को डिवाइड करना है, इधर से कटिंग हो जाएगी जस्ट सिंपल, क्योंकि 2 टाइम 1 जो है वो 2 होता है, 2 टाइम 1 जो है वो 2 होता है, 2 टाइम 3 जो होता है वो 6 हो जाता है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, और डिनोमिनेटर में 1 है उसको नहीं लिखते हम, इधर जस्ट x रह जाएगा और इधर जस्ट 3 रह जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यानी इससे हमें पता लग जाता है कि एक बैग ऑफ ऑरेंजेस में तकरीबन 3 ऑरेंजेस थे, वही हमने फाइंड आउट करने थे। एग्जाम्पल 4 हो जाती है हमारी डन। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं पेज ये नोट पर। ठीक है। नोट पे हमें क्या आ रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल 4 में भी हमने देखा है, ये मेक श्योर किया कि इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा मेंटेन रहे, किसी साइड से जो है हमारा पैन जो है वो डाउन ना जाए। कि इस तरह से हम इधर भी हम देखते हैं तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन के लिए हम दोनों साइड्स में इक्वल वेट रखते हैं। ठीक है। इस तरह से एक झूला भी आता है जिसमें बच्चे जो है वो बैठते हैं और झूलते हैं। ठीक है। तो उसमें भी हम मेंटेन वो इक्विलिब्रियम में तभी रहते हैं जब एक जितने वेट के बच्चे जो हैं दोनों साइड्स में बैठेंगे।
ठीक है। तो हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर, अगर हम दोनों साइड्स में सेम वेट रखते हैं या हम उसमें सेम चीज़ें दोनों में एक जितनी चीज़ें ऐड करते हैं या एक जितनी चीज़ें जो है सब्ट्रैक्ट ले लेते हैं या एक जितनी चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं, या जैसे बॉल्स हैं तो 2 बॉल्स कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देते हैं, या फिर एक जितनी चीज़ें डिवाइड करते हैं या इनको हाफ ऑफ कर लेते हैं, तो दोनों साइड से हमने हाफ ऑफ लेना है। ठीक है। बाय द सेम नंबर, अगर हम सेम नंबर से करते हैं तो दो बोथ वेट, तो फिर जो है वेट जो है वो बैलेंस रहता है और जो भी चीज़ होगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा, यानी कि इधर मेंटेन रहेगा। अगर इधर वेट ज़्यादा होगा तो ये इधर से डाउन हो जाएगा और इधर से अप हो जाएगा, तो ये फिर जो है स्टेट, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट ना होगी। ठीक है। अगर जो हमारा स्केल जो है, अगर आप स्केल आप किसी इरेजर के ऊपर ही अगर स्केल रखते हो तो दोनों साइड्स में आप वेट रख कर देखो, अगर जिधर वेट ज़्यादा हो जाएगा उधर से आपका स्केल जो है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक जितना वेट रखते हो तो स्केल जो है वो आपका बैलेंस रहेगा, यानी कि आपका स्केल जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है ना। अब हम इस रिमेंबर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। रिमेंबर में हमें कह रहा है डू द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वल साइन, यानी कि हमने इक्वल साइन के दोनों साइड्स पे, ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा मेंटेन रहे, हमने सेम ऑपरेशंस दोनों साइड में करने। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। लेकिन हमने मेक श्योर करना है कि अगर इक्वल साइन के दोनों साइड्स में हमने सेम ऑपरेशन को करना है, अगर एक साइड में करना है तो दूसरी साइड में भी वो करना है, लेकिन ऑपरेशन हम अपनी मर्जी से खुद से कर सकते हैं। ठीक है। इन सच अ वे दैट यू आर लेफ्ट विद अननोन वेरिएबल, इस तरह से आपने ऑपरेशंस चूज़ करने हैं, इस तरह से आपने ऑपरेशंस की तरतीब रखनी है कि आपके पास एक साइड में सिर्फ जो है वो वेरिएबल रह जाए और उसका कोएफिशिएंट भी 1 हो, ताकि आप इजीली बता सकें कि इस वेरिएबल की जगह जो दूसरी साइड में नंबर बच गया है वो आप वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी ना। अब हम एग्जाम्पल 5 पर आ जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 5 की हमारे पास स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको सोल्व करना है। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास n+6 = 8। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशंस है, हमने इसको मतलब कि इसको हमने सेम चीज़ें जो है इक्वल दोनों इक्वल साइड के दोनों साइड में सेम ऑपरेशंस को जो अप्लाई करना है, ताकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो जस्ट सिंगल रह जाए। इधर वेरिएबल है ना, यानी कि एक साइड में सिर्फ n रह जाए। ठीक है। तो n+6 = 8 है, इधर से हम चाहते हैं कि इस 6 को ख़त्म कर दें, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है। सब अब द इक्वेशन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, n+6 -6 किया इक्वल, तो एक साइड में -6 किया तो 8 के साथ भी -6 हमने कर दिया। ठीक है। जब हमने देखा कि +6 और -6 कट गया तो n हमारा जस्ट सारी बात जाता है और 8 - 6 तो ऑलरेडी 2 हो जाता है, n = 2 आ जाता है। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो n = 2 आया वो सही है कि नहीं। इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। n की जगह अगर हम 2 लिख दें, +6 = 8, 2 + 6 8, 8 = 8, जिससे हमें पता लगता है कि n = 2 जो है वो स्टेटमेंट्स को ट्रू बनाता है, तो n = 2 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, x - 9 = 35। ठीक है। -9 को ख़त्म करना है, तो इसलिए हमने क्या करना है, ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। हमने बोथ साइड्स में 9 को ऐड करना है, x - 9 + 9 करना है और 35 + 9 करना है। ठीक है। तो फिर हमने क्या कहते हैं, -9 और +9 कैंसिल हो जाते हैं, इधर जस्ट हमारा x बच जाता है और 35 + 9 करना है, 35 + 9 जो है वो 44 हो जाता है। ठीक है। x = 44 आ जाता है। ठीक है। नाउ अब हमने चेक करना है, x की जगह 44 हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, 44 - 9 एज इट इज़ इक्वल 35। ठीक है। 44 - 9 आना था, तो इधर इन्होंने मिसिंग की हुई है, आपने 3 को रेज वाइटनर करके ऊपर 4 लिखने, क्योंकि 44 ही बनता है। 44 - 9 35 हो जाएगा। जब आप इसको बारो करोगे 4 इधर 3 आ जाएगा, 14 में से 9 निकालोगे तो 5 आ जाएगा और फिर 3 का 3 आ जाएगा 35, जिससे जो है स्टेटमेंट ट्रू बन जाती है, यानी कि x = 44 इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो एग्जाम्पल 5 हमारे यहाँ पर आकर हो जाती है डन। ठीक है। अब हम इस पे टीचिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। टीचिंग पॉइंट को बोलते हैं, ब्रिंग द ओरिजिनल बैलेंस इन द क्लासरूम टू परफॉर्म द मैथ एक्टिविटी एज शोन अबव। ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल 6 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 6 की हमारे पास स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई है। ठीक है। जो फर्स्ट है वो है 3a + 7 = 19। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3a जो है a वेरिएबल है, हम चाहते हैं कि आइसोलेट कर दें a को, यानी कि हमें अकेला एक साइड में a चाहिए। 3a + 7 है, लेकिन हमारे पास एक और टर्म्स ऐड हो रही है जो कि कांस्टेंट है। नो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। और इक्वेशन, ठीक है, अगर 3a + 7 - 7 किया तो इधर 19 - 7 हमें करना पड़ेगा।
+7 और ये हमारा +7 और -7 कट जाते हैं, इधर जैसे हमारा 3a बच जाता है। 19 - 7 करते हैं, 9 - 7 2 और 1 - 0 1, 3a = 12 हो जाता है। अब हमारे पास जो वेरिएबल है a, उसके साथ 3 है, तो हम डिवाइड कर देते हैं 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है 3। अब हम देखते हैं 3 टाइम 1 3 होता है, 3 टाइम 1 3 होता है, 3 टाइम 4 12 होता है और 3 टाइम 1 3 होता है। डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो हम नहीं लिखते, इधर 1 टाइम ए हो जाएगा और इक्वल 4, a = 4 हो जाता है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन a = 4 है। लेट्स चेक कि a = 4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है भी है कि नहीं, ठीक है। 3a + 7 = 19 है। अब a की जगह हम 4 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 3 a की जगह हम 4 लिख लेते हैं, +7 = 19। 3 टाइम 4 क्या हो जाता है 12, +7 = 19, 2 + 7 9 और 1 19 = 19, जिससे हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाती है, सही हो जाती है। तो हमारा चेक भी जो है वो सही हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा डन। नाउ सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7x + 12 = 4x + 27। अभी भी हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में x को आइसोलेट कर ले, लेकिन x जो है इस इक्वेशन में वेरिएबल है और x इक्वेशंस के दोनों साइड्स पे आ रहा है। चूँकि 7x और एक 4x है, x के साथ बड़ा कोएफिशिएंट जो है वो 7 आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस वाली साइड में से सबसे पहले कांस्टेंट को रिमूव कर लें। जब +12 है तो अगर हम दोनों, सबसे पहले हम ये काम ये करेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 12 को दोनों साइड्स में सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। पहले हमने यही वैल्यूज लिखने, -12 4x + 27 -12 करना है, ठीक है। +12 और -12 कर जाना है, इधर से जस्ट 7x रह जाना है, 4x रह जाना है वेरिएबल बाई टर्म। 27 - 12 को हम माइनस कर लेते हैं, 7 - 2 5 होता है, 2 - 1 1 हो जाता है, 15 हो जाता है। 7x किसके इक्वल हो जाएगा 4x + 15। अब हमारे पास इधर 4x है, ठीक है। अगर हम 4x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों साइड्स में, ठीक है। हमने 4x इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। x हो गया 7 - 4 3x हो गया, और इधर से दूसरी साइड में 4x एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि पहले अगर जिसके साथ पहले 4x और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे इधर 15 बन जाता है, 3x = 15 है, x के साथ 3 कोएफिशिएंट है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम डिवाइड करते हैं 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इधर हम देखते हैं कि 3 टाइम 1 3 हो जाता है, 3 टाइम 1 3 हो जाता है, 3 टाइम 5 जो है वो 15 हो जाता है, 3 टाइम 1 जो है वो 3 हो जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 आता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, 1 टाइम x जो है वो x हो जाता है और x = 5 हो जाता है। x = 5 जो है वो हमारे इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है। नाउ हम चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है 7x + 12 = 4x + 27, ठीक है। अब हमने x की जगह 5 को सब्स्टिट्यूट कर लेना है, 7 और x की जगह हमने लिख लिया 5 + 12 = हमने 4 और x की जगह हमने 5 लिख लेना + 27। 7 टाइम 5 हो जाता है 35 + 12 = 4 टाइम 5 हो जाता है 20 + 27, ठीक है। नाउ ऐड करते हैं 5 + 2 7, 3 + 1 4 47, 0 + 7 7, 2 + 2 4 47। दोनों साइड में एक जैसा आंसर आया, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में वेरिएबल्स थे, दोनों साइड में हमें पुट करने की जरूरत पड़ी है। इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखी है उसमें हमें सिर्फ एक साइड में वैल्यू को पुट करने की जरूरत पड़ती है। इस एग्जाम्पल के इस पार्ट में, एग्जाम्पल 6 के सेकंड पार्ट में हमें दोनों साइड्स में पुट करने की जरूरत पड़ी है। दोनों साइड में हमने जब वैल्यूज पुट किया आंसर सेम आया, इसका मतलब है कि x = 5 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ना हमारी एग्जाम्पल 6 हो जाती है यहाँ पर डन, ठीक है। ना अब हम आ जाते हैं इस पे को, सबसे पहले हम आ जाते हैं गो ऑनलाइन पे, ठीक है। ठीक है, आपने इस गो ऑनलाइन को करने के लिए आपने एज इट इज इस लिंक को कॉपी करना है, यानी कि इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बुक से देख के करना कि आपका कोई भी डिजिट इधर से उधर ना हो, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। आपने इस लिंक को इस तरह से आपने गूगल पर टाइप कर लें, देन आपने सर्च पे क्लिक करना है। और इसके अलावा ये लिंक जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप इसको डिस्क्रिप्शन को ओपन करके तो जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे देन आप पहुँच जाओगे, ठीक है। जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे आपके सामने ये एक पेज हो जाएगा mathgames.com का, ठीक है। इसमें स्टार्ट होगा, जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक गेम स्टार्ट हो जाएगी। वेरिएबल्स यानी 7 + 2 क्या होता है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, आप सेलेक्ट करोगे तो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी जिसमें आपने वेरिएबल्स एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो है आपके सामने जो है वो सम्स या क्वेश्चन जो है वो आएंगे और आप उसको अगर सॉल्व करते जाओगे तो वो आगे टिक करता जाएगा और आप गलत करोगे तो क्रॉस करेगा। तो इस तरह से आप इस गेम को प्ले कर सकते हो और ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग गेम होगी और इससे आप जो है एक्स की वैल्यू को निकालना भी सीख पाओगे। तो मस्ट रिकमेंड करती हूँ कि आप ये इस गेम को लास्ट में प्ले करो। और इस गेम को प्ले करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर गो ऑनलाइन की इस लिंक को क्लिक करके एग्जैक्ट आप जो है इस साइड पे पहुँचोगे। जस्ट फिर आपने स्टार्ट के बटन को क्लिक करके गेम को प्ले करना है।
ना अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 7 पे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में हमें कह रहा है सोल्व। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है 1/4x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1/3। ठीक है, अब हमारे पास जो है फ्रैक्शंस में वैल्यूज इक्वेशंस में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शंस में वैल्यू आ रही हो तो सबसे पहले हमने जो है फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स को खत्म करना होता है। डिनोमिनेटर में 4 और 3 आ रहा है। 4 और 3 में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर्स नहीं है, यानी कि 4 और 3 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। और 4 और 3 को एलिमिनेट खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेकर इक्वेशंस की दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 चूँकि आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 12, यानी कि हमने इक्वेशंस के दोनों साइड में 12 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई वो इक्वेशन एलसीएम से, यानी जो कि 12 है उससे मल्टीप्लाई करना है। इस साइड में भी हमने प्रेंथेसिस लगा दी कि 12 से मल्टीप्लाई करना है, और इस साइड में भी हमने प्रेंथेसिस लगा दी, यानी कि 12 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फिर हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है 1/4 को 7x को। ठीक है, दोनों से करना है। ठीक है, 4 टाइम जो है 3 12 हो जाता है, 3 टाइम 1 3 3 और x आ जाएगा 3x। और फिर हमने 12 टाइम 6 करना है। ठीक है, फिर हमने 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ कोई साइन, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, 6 टाइम 12 2 1 कैरी 6 टाइम 1 6 6 प्लस 1 7 72 आ जाएगा। 72 इधर आ जाएगा। इक्वल की जगह इक्वल लिख देना है। 12 टाइम एक्स, यानी एक्स के साथ कोई नहीं तो कोएफिशिएंट 1 है। 12 टाइम 1 12 12x आ जाएगा, माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा 1/3, यानी कि 3 टाइम 4 12 होता है तो इधर 4 आ जाएगा। 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 12x माइनस 4 जो है वो हो जाता है आंसर, मतलब कि इक्वेशन बन जाती है। अब हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। अब हम इधर देखते हैं 3x प्लस 72 है इक्वल 12x माइनस 4 है। ठीक है, वेरिएबल जस्ट एक x आ रहा है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई है। x के साथ कोएफिशिएंट किसका भरा है, 3 भरा है कि 12 भरा है, तो हम कंसिडर करते हैं 12x को। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इस साइड के में जो भी कांस्टेंट है -4 उसको पहले खत्म कर लें। उसके लिए हम लेते हैं कि ऐड कर लेते हैं 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। फिर हमने 4 को ऐड करना है, इधर भी हमने सेम वैल्यू लिख के 4 को ऐड करना है, इधर भी हमने सेम वैल्यू लिख के 4 को ऐड करना है। फिर हम देखते हैं कि 3x ऐसे रहेगा। अब 72 में 4 को ऐड करना है, 2 + 4 6 हो गया, 76 हो गया इज इक्वल 12x हो गया, और -4 + 4 आप इसमें कैंसिल आउट हो जाते हैं और इधर बच जाते हैं 12x। ठीक है, अब हम 12x है, अब इस साइड में भी x है। अब हम कोशिश करते हैं कि इस साइड से x वाली वैल्यूज़ को खत्म कर लें। उसके लिए हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में, ये वाली वैल्यू लिखेंगे -3x, ये वाली वैल्यू लिखेंगे -3x। ठीक है, तो प्लस 3x -3x कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसे हमारे पास जैसे 76 बच जाता है। 12x -3x करते हैं, x आ जाता है 12 - 3 9 हो जाता है, 76 इज इक्वल टू 9x हो जाता है। अब x के साथ 9 है तो हम डिवाइड करेंगे 9 से दोनों साइड्स में। ठीक है, तो x हमारे पास 76/9 हो जाएगा। फिर आप 76/9 चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 76 9 से भरा, आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। 9 टाइम 8 72, ये माइनस किया 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 4/9। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। नाउ अब हम चेक करते हैं, हम अपने x इज इक्वल टू 8 4/9 या x इज इक्वल टू 76/9 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 1/4x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1/3। इसमें हम x की जगह 76/9 पुट कर लेते हैं, 1/4 x की जगह 76/9 कर दिया, प्लस 6 इज इक्वल टू x की जगह 76/9 पुट कर दिया, माइनस 1/3 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 76 से हमने 4 को फिर डिवाइड करके चेक करना होता है। 76 क्योंकि 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट का 4 से डिविजिबल होना ज़रूरी है, और ये 40 से बड़ा नंबर है तो इसको मस्ट हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। 4 टाइम 4 के टेबल में 7 से छोटा 4 ही आता है, 4 टाइम 1 4 होता है, और ये किया 3 और ये 7 आ गया नीचे 6। 4 टाइम 9 हो गया 36, यानी कि 76 जो है वो 4 से डिविजिबल है। 4 टाइम 19 हो गया 76। ठीक है, और ये हमारे पास कटिंग हो जाती है। 4 टाइम 19 76 हो गया, और 4 टाइम 1 4 हो गया, 19 टाइम 1 19 हो गया, और 1 टाइम 9 9 हो गया, प्लस 6 हो गया। अब और इधर 76/9 है और -1/3 है। ठीक है, अब हम इधर में कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम कर लें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 9 और 3 का आपने ले लेना है एलसीएम। ठीक है, 9 और 3 का आप जस्ट इस तरह से एलसीएम ले लोगे, और 3 टाइम 3 जो है 9 हो जाएगा, 3 टाइम 1 3, और 3 टाइम 1 और ये 1, और 3 टाइम 3 जो है 9 हो जाएगा। 9 एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर में आपने 9 बनाना है। 76/9 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 9 है, इसमें से आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। 3 से करोगे तो 3 टाइम 3 9, ऊपर भी आपने 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 3 से किया तो 3, इस तरह से इधर 3 आया। ठीक है, अब इस साइड पे आते हैं। अब इधर भी आपने डिनोमिनेटर में जो है 9 बनाना है, तो होल नंबर है, होल 19/9 वैसे ही रहेगा।
6 को भी आपने 9 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 9 लिख लोगे। 6 टाइम 9 54 होता है और नीचे आपका 9 आ जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा 76/9 माइनस 3/9। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, डिनोमिनेटर सेम है, 9 एक दफ़ा आएगा। आप 19 में 54 ऐड कर लोगे, 9 + 4 हो जाता है 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 73 हो जाएगा। इक्वल आ जाएगा। अब 76 में से आप 3 माइनस करोगे, 6 - 3 जो है वो 3 हो जाएगा और साथ 7 आ जाएगा, 73/9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल के आंसर है x = 76/9 या x = 84/9, ये जो है इस इक्वेशन का सलूशन है। आपने चेक किया इक्वेशन की दोनों साइड जो है वो बैलेंस हुई, एक जैसा आंसर दिया, तो इसका मतलब है कि आपके जो x = 76/9 आया या x = 84/9 आया, वो इस इक्वेशन का सलूशन है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे हमारे पास इक्वेशन है 3.5x + 11 = 1.5x + 21। अब हमें इक्वेशन तो दी गई है, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट्स जो हैं वो डेसिमल्स वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 3.5x में से 1.5x में से कौन सी बड़ी है। 3.5x बड़ी है, तो हम इधर कोशिश करते हैं कि x वाली वैल्यूज़ को हल कर दें। तो कांस्टेंट +11 है, हम क्या करते हैं इसको ख़त्म कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 11 on बोथ साइड्स। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम वैल्यू लिख के -11, इधर भी सेम वैल्यू लिख के -11 करना है। ठीक है, +11 -11 कट जाएगा और इधर हमारे पास 3.5x जस्ट बचेगा। इधर 1.5x और 21 में से 11 माइनस करना, 1 - 1 0 और 2 - 1 10। अब हमने क्या करना है, 1.5x छोटा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1.5x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 0.5 में से 0.5 0 होगा, वो हम नहीं लिखेंगे। 3 - 1 जो है वो 2 हो गया, 2 और साथ x आ गया। और इधर 1.5x में से हम माइनस कर लेते हैं 1.5x और इधर हमारे पास 10 बच जाता है। अब डिवाइड कर लेते हैं 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 2 टाइम 1 2 और 2 टाइम 1 2 और ये x हो जाता है। और 2 टाइम 5 जो है वो 10 और 2 टाइम 1 जो है वो 2 हो जाता है। 5 और 1 हो जाता है 5, यानी x = 5 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन रहा है। नो चेक करते हैं कि यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। हमारे पास इक्वेशन है 3.5x + 11 = 1.5x + 21। x की जगह हमने 5 पुट कर देना, 3.5 वैसे ही रह जाएगा, x की जगह 5 + 11 = 1.5 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 5 पुट कर देंगे प्लस वैसे ही और 21 आ जाएगा। 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम 5 25, 5 2 कैरी। ठीक है, 2 आपने इधर कैरी कर देना है और डेसिमल पॉइंट आप लगा देते हैं। ठीक है, और 5 टाइम 3 हो जाता है 15 और 2 17, 17.5 हो गया प्लस 11। अब 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 25 5 और आपने 2 को कर देना कैरी। 5 टाइम 1 5, 5 + 2 हो जाता है 7 और पॉइंट लगा के 7.5 होगा प्लस 21 आपने करना है ना। अब इसको ऐड कर लेते हैं, डेसिमल पॉइंट 5, इधर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि ये पॉइंट के बाद 0 है। 5 + 0 5 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 7 + 1 8 हो जाएगा, 1 + 1 2 28.5 आ जाएगा। इधर भी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं, यानी कि पॉइंट के बाद 0 है। ठीक है, 5 + 0 जो है 5 हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 7 + 1 जो है वो 8 हो जाएगा और 28.5 दोनों इक्वेशन इक्वल के दोनों साइड में सेम वैल्यूज़ आई है, तो इसका मतलब है कि x = 5 इस इक्वेशन का सलूशन है। आपका ये भी सेकंड पार्ट भी डन हो जाता है। एग्जाम्पल 7 जो है वो हो जाती है हमारी डन। ठीक है ना, अब हम ये गो ऑनलाइन पर आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये गो ऑनलाइन पे दिया हुआ, आपने बिल्कुल इस लिंक को एज इट इज़ टैप कर, ठीक है, आपने बिल्कुल देख के आपने ज़रा भी एक भी अल्फ़ाबेट स्किप नहीं करना है या एक भी हुस्न नहीं डालना है या एक भी मिस या कुछ नहीं करना। आपने बिल्कुल इस तरह से इसको टाइप कर लेना, देन आपने इस ब्लू वाले एरो को क्लिक करना है, तो आपके सामने ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको टाइप नहीं करना चाहते तो आपके पास ये गो ऑनलाइन लिंक के नाम से जो सेकंड वाला लिंक होगा आपकी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में, वो इस जो है पजल का लिंक होगा। देन आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वैल्यूज़ आ जाएगी। 5 × 2 क्या होता है वो आपने बता देना। 10 है, तो अगर आप गलत क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा। अगर आप सही टिक करेंगे क्लिक करेंगे तो आपको वो सामने वो टिक शो करेगा और आपके जो है सामने नेक्स्ट क्वेश्चन को शो कर देगा। तो नाउ आपने ये गेम्स जो है ज़रूर खेलनी है, ताकि आपकी जो है अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स की वैल्यू में फाइंड करने में जो है आपको मज़ीद आसानी हो और आपका जो मज़ीद जो है वो माइंड डेवलप हो जाए और आपके लिए मज़ीद जो इसको सिंप्लीफाई करना है जो है ईजी हो जाए। नाउ पेज नंबर 100 पर आ जाता है। पेज नंबर 100 पर हमारा फोर्थ सब टॉपिक है। इधर हमारा 7.1 नहीं था होना चाहिए, 7.2.4 होना चाहिए था। तो ये जो है ज़रा सी मिसिंग हो गई है, इसको हम नोट कर लें।
ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट सब टॉपिक में जाना कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। सेकंड टॉपिक में हमने जाना कि हमने लीनियर इक्वेशंस या लीनियर एक्सप्रेशन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है अगर हमें इंग्लिश स्टेटमेंट में दिया हो। थर्ड में हमने जाना कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करके, वो हमने सीखा है। नाउ अब ये हमारा फोर्थ टॉपिक है कि हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसको हम लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन मैथमेटिक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और वर्ड प्रॉब्लम्स आर रिप्रेजेंटिंग सिचुएशंस। जो आपके पास मैथमेटिक्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी या वर्ड प्रॉब्लम्स भी उससे कह सकते हो, वो एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। आपको बताएंगे कि एक सिचुएशन, ये मंजर है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में क्या करती हैं, वो बेसिकली एक सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। रियल वर्ड प्रॉब्लम इज़ रिप्रेजेंटिंग एज टेक्स्ट। जो रियल वर्ड प्रॉब्लम है, किसी के साथ वो प्रॉब्लम में भी आई हो या इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वो आपको एक टेक्स्ट यानी लिखी हुई फॉर्म में दी जाएगी रेदर देन इन मैथमेटिकल नोटेशन। ठीक है, वो आपको मैथमेटिकल नोटेशन में नहीं दी जाएगी, वो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में इधर दी जाएगी। इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में वी फेस मैनी वर्ड प्रॉब्लम्स। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखने के उस प्रॉब्लम, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम में क्या इन्फॉर्मेशन छुपी है, यानी कि वो आपको क्या बता रही है प्रॉब्लम, और विच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। ठीक है, कि जो आपके सामने कोई भी मसला प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता है, और आप इसको सॉल्व आउट करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए होगी। ये दो क्वेश्चन को अपने माइंड में रखते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 8 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 8 में हमें कह रहा है, अब हमारे पास पहले हमने मैथमेटिक्स इक्वेशन दी गई थी, उसको हमने देखा था कि किस तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि सिचुएशन होगी कोई। अरसलान एंड वकास बोथ 30 बुक्स टुगेदर। ठीक है, अरसलान भी एक बॉय है और वकास भी एक बॉय है। दोनों ने मिलकर कितनी बुक्स बाय की हैं? 30 बुक्स। वकास अबाउट 8 बुक्स। वकास दोनों ने की टोटल बुक्स 30 हैं, जिसमें से वकास ने 8 बुक्स हाल ही बाय की हैं। तो अरसलान ने कितनी बाय की होगी? 30 में से 8 निकाल लें तो बाकी जो है वो अरसलान ने बाय की होंगी ही। हाँ, मैंने बुक्स दी अरसलान भाई, तो अरसलान ने कितनी बुक्स जो है वो बाय की हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट अरसलान बोट, हम कह देते हैं कि अरसलान ने, क्योंकि वकास की बता दी है, वकास ने 8 बुक्स खरीदी हैं, और अरसलान ने हम लेट कर लेते हैं उसका नहीं बताया, वो हमने फाइंड करना है, तो एक्स बुक्स जो है वो बाय की हैं। और दोनों ने मिलकर कितनी बुक्स बाय की हैं? एक्स, और दोनों ने मिलकर 30 की हैं, यानी कि एक्स प्लस 8 इक्वल 30 हो जाता है, यानी कि दोनों ने मिलकर 30 बुक्स बाय की हैं। यानी एक्स जो है वो अरसलान की बुक्स होगी, 8 जो है वो कास की होगी, टोटल जो है वो 30 हो गई। अब हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है जो एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 30 है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले 8 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 8 माइनस 8 जो है वो हमारा कट जाएगा, इधर जस्ट हमारे पास एक्स रह जाएगा, और दूसरी साइड में 30 माइनस 8 करेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं होता, बारो कर लेंगे, ये 2 और ये 10, 10 माइनस 8 जो है वो 2 हो जाता है, और 2 22, एक्स इक्वल टू 22। अरसलान ने जो है, इससे पता लगता है कि 22 बुक्स बाय की थी और वकास ने 8 बुक्स, तो टोटल दोनों ने 30 बुक्स जो है वो बाय की है। अब हमारे पास 22 आया है, हमने सबसे पहले उसको, अब आंसर क्या पता हमें कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, तो हमने चेक लाजमी करना है। नौ इक्वेशन हमने बनाई थी एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 30। अब हम 22 को इसमें पुट करते हैं, 22 प्लस 8 इक्वल्स टू 30 करते हैं, 2 प्लस 8 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, तो ये 30 बन जाता है। दोनों साइड्स में हमारा जो है इधर 30 ऑलरेडी 30 है, 30 इक्वल 30, यानी कि हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि अरसलान ने 22 बुक्स ही बाय की है। तो हमारी एग्जाम्पल 8 हो जाती है, डन। ना अब इस रिमेंबर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिमेंबर में हमें कह रहा है ऑलवेज अज्यूम अननोन रिक्वायर्ड वैल्यू बाय अ वेरिएबल सच एज। ठीक है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में कोई अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने एग्जांपल 8 में देखा कि अरसलान की हमने फाइंड करना था कि अरसलान ने कितने बुक्स बाय की हैं, उसके लिए हमने चूज़ कर लिया कि अरसलान ने एक्स बुक बाय की हैं। तो आपने वेरिएबल एक्स चूज़ करना है, या फिर एन करना है, या कोई भी अल्फ़ाबेट, या तो आप एक्स चूज़ कर लो, या फिर वेरिएबल एन चूज़ कर लो, या फिर एनी ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि ए बी सी से जी तक स्मॉल लेटर्स में से कोई भी लेटर आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अरसलान वाली एग्जांपल्स में हमने कहा था कि अरसलान ने एक्स बुक्स बाय किया, आप उसकी जगह
कह सकते थे सी के अरसलान ने लेट अरसलान बुक सी बुक्स, अरसलान ने सी बुक्स बाय की हैं। आप ये भी कह सकते थे कि अरसलान ने जी बुक्स बाय की हैं। तो फिर आप जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते। जस्ट वेरिएबल्स का जो है वो नेम चेंज होगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, तरीक़ेकार वही रहेगा। अब हम एग्जाम्पल 9 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 9 की स्टेटमेंट है व्हाट आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज़ 48। वो कौन से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे जिसका सम, जिनको प्लस करके 48 आएगा। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को बार बार तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हम इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड ना कर सकें। ठीक है, व्हाट क्या, आर द 3 यानी कि हमने 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। कौन से? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला, जैसे 1 2 3 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इस तरह से 14 15 16 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। 21 23 27 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, क्योंकि 21 और 23 में 22 का गैप आ रहा है और 23 और 27 में भी कुछ नंबर्स का गैप आ रहा है। इससे साथ साथ आने वाले नंबर्स को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो -1 -1 0 1 ये भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब है कि अगर आप इंटीजर्स को नंबर लाइन में ड्रा करते हो, बिल्कुल 3 इकट्ठे वाले नंबर्स को कंसेक्यूटिव कहेंगे। उन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्लस करेंगे तो 48 आए। ठीक है, हम कह देते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है, तो कंसेक्यूटिव x से अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? x के बिल्कुल साथ वाला, ये x -1 होगा। ये x में से एक 1 माइनस कर दें या फिर x +1 कर दें। x+1 हमारे लिए ज़्यादा साथ है, तो हम सेकंड नंबर x+1 चूज़ करते हैं। तो x+ अगर हमने प्लस के साथ जा रहे हैं तो थर्ड नंबर को भी हम प्लस के साथ ही आगे जाएंगे। x+1 में हम 1 ऐड करते हैं तो x+2 आ जाता है, तो थर्ड नंबर हो जाता है हमारे पास x+2। ठीक है, ना हम इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, x+1 और x+2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वल्स हमारा उन्होंने बता दिया 48। ठीक है, 3 नंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, एक x है, एक x+1 है, एक x+2 है। तीनों को हमने ऐड कर दिया। उन्होंने कहा तीनों का सम, यानी x में ऐड किया x+1, उसमें ऐड किया x+2 और वो आ रहा है इसकी जगह इक्वल और 48। ना हमने इस स्टेटमेंट को भी ट्रांसलेट कर लिया और अपनी सब्सटीट्यूशन को भी लिख दिया। अब हम ब्रैकेट को पैरेंथेसिस को सबसे पहले ओपन करेंगे। x एलसीज आदि का प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, x+1 प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, x+2 इक्वल 48 आ जाएगा। x + x कितने x हो गए? ठीक है, ये इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका भी 1, x लिखा और कोएफिशिएंट स्क्वायर कर लेते हैं। 1 2 3 3x हो गया और फिर प्लस किया। ठीक है, 1 + 2 हमारे पास 3 हो गया, इक्वल हो गया 48। ठीक है, ना अब 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हम इधर जस्ट वेरिएबल वाली टर्म को आइसोलेट कर लें। इधर 3x रहने के लिए दोनों साइड में 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, +3 -3 कर जाते हैं, तो ये 3x हो गया। 48 - 3 करते हैं, 8 - 3 हो जाता है 5 और यहाँ आ जाता है 4 45। अब हम डिवाइड करते हैं 3 को बोथ साइड्स पर। ठीक है, जब हम 3 को बोथ साइड पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स में 3 को अब हमने डिवाइड कर देना। ठीक है, इस तरह से करते हैं। 3 × 1 3 हो गया, 3 × 1 3 हो गया, ये अब 45 हो गया और 3। ठीक है, 45 और 3 अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको करेंगे। वैसे 4 + 5 करें तो 9 होता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। 3 × 1 हो गया 3, 4 - 3 किया 1 आ गया 1, 5 15, 3 × 5 हो गया 15, यानी 3 × 15 हो गया 45 और 3 × 1 हो गया 3। तो डिनोमिनेटर वाले 1 को नहीं लिखेंगे तो इधर जस्ट x रह गया, x = 15। अब हमारे पास x = 15 आया, यानी कि हमारे पास फर्स्ट नंबर x था, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया x यानी 15। सेकंड नंबर क्या हो गया x+1 यानी 15 + 1। ठीक है, 5 + 1 6 और 1 16, सेकंड नंबर हो गया 16। थर्ड नंबर क्या था x+2, x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 15 में हमने 2 ऐड किया, 2 5 + 2 हो गया 7 और 1 17 हो गया। थर्ड नंबर भी आ गया। ठीक है, 9 अब हमने चेक करना है। ठीक है, तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है। 15 में हमने ऐड करना है 15 + 1, उसमें हमने ऐड करना है 15 + 2 और इक्वल आ जाएगा 48। ठीक है, 15 आ जाएगा एज 15 + 1 16 हो गया, 15 + 2 हमारे पास 17 हो गया, इक्वल 48 आना चाहिए। नाउ चेक करते हैं। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 8 1 कैरी। ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 48। दोनों साइड में आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है कि जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो हैं 15 16 17। 15 16 17 ही वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है, जिनको हम आप इसमें ऐड करें तो 48 आता है। ठीक है, ना अब हम इस रिमेंबर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस रिमेंबर में हमें बेसिकली बताया हुआ है कि वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं।
ठीक है। टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम सिंपली फॉलो दिस 4 स्टेप्स। ठीक है, आपने ये 4 स्टेप्स को अपने ज़हन नशीन कर लेना है, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, देन आपने अपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, तो आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, जब जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने से समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने उसको एटलीस्ट 5 टाइम ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें। 5 टाइम पहले आप रीड आउट करें उस स्टेटमेंट को, देन आप उसको एनालाइज करने की समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपका लेवल भी उस हिसाब से, अभी आप ग्रेड 6 पर आए हो, अभी आप इस चीज़ को सीख रहे हो। ठीक है, तो जब आप सीख रहे हो तो आपके लिए ये न्यू है, तो आपने एटलीस्ट 5 टाइम ज़रूर उस स्टेटमेंट को पढ़ना है। फिर उसका बाद आपने उसको समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करना है इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। ये 2 चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। देन आपने प्लान करना है टू सॉल्व, कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो हमने बता देनी है उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर मेक सोल्यूशन, फिर आपने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे देना है। फिर रीचेक द प्रॉब्लम, फिर आपने रीचेक जो चेक का होता है उसमें रीचेक उस जो आंसर है उसको पुट करके, जो इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करके आंसर देखने के आपका वेरीफाई कर लेना कि आपका जो सोल्यूशन आया वो सही आया। अगर सही आया तो फिर आपने उस आंसर को डन करना है और वही आपका जो है फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सामने आप स्टार लगा लें। ठीक है, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट जो है वो लिख लें। ठीक है, तो हमारा ये रिमेंबर भी हो जाता है, डन। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल 10 पर। ठीक है, एग्जाम्पल 10 पर हमारे स्टेटमेंट है नीलम बॉट 70 पोमेग्रेनेट फॉर ₹820। सम ऑफ देम आर ₹10 ईच एंड द रेस्ट आर ₹20 ईच। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है नीलम ने खरीदे 70 पोमेग्रेनेट अनार फॉर ₹820। ठीक है, नीलम ने 820 रुपीज़ दिए हैं और उसने 70 पोमेग्रेनेट यानी 70 अनार जो है वो ख़रीदे हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर ₹10। कुछ अनारों की कीमत ₹10 ईच है, यानी कि एक अनार जो है 10 रुपये का पड़ रहा है, एंड द रेस्ट फॉर आर ₹20। कुछ अनार 10 रुपये के पड़ रहे हैं और बाकी जो है वो 20 रुपये का पड़ रहा है एक। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि एक प्रीमियम क्वालिटी का अनार है जो कि ₹20 का पड़ रहा है, और एक नॉर्मल क्वालिटी का अनार है जो कि पोमेग्रेनेट है जो कि ₹10 का एक पड़ रहा है। हाउ मैनी ईच काइंड ऑफ पोमेग्रेनेट हैज़ शी बॉट। तो उसने हर काइंड के पोमेग्रेनेट कितने खरीदे हैं। ठीक है, लेट आप कर सकते हो कि नंबर ऑफ वो, ठीक है, आप कह सकते हो एक्स अनार जो है, ठीक है, टोटल आपके 70 हैं, उसमें से एक्स जो है वो उसने ₹10 के खरीदे हैं। ठीक है, एक्स 7 और बाकी 70 माइनस एक्स, 70 में से वो नंबर निकाल दो तो वो बाकी जो है वो ₹20 के खरीदे हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, सम आप लेट्स कर दोगे कि एक्स अनार जो है उसने ₹10 के खरीदे हैं और बाकी बचे, बाकी 70 में से एक्स निकाल दो, 70 माइनस एक्स हो गए, वो उसने ₹20 के खरीदे हैं। ठीक है, हाउ मैनी ईच काइंड ऑफ पोमेग्रेनेट ही बॉट। तो हर काइंड ऑफ पोमेग्रेनेट कितने जो है उससे खरीदे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पोमेग्रेनेट नीलम बोथ एट ₹10 ईच। ठीक है, नीलम ने ₹10 का हर पोमेग्रेनेट खरीदा है। लेट्स सपोज के वो कर दो कि वो एक्स है, यानी कि नीलम ने एक्स पोमेग्रेनेट ₹10 के खरीदे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोमेग्रेनेट उसने ₹20 के कितने खरीदे हैं, 70 माइनस एक्स। ठीक है, ₹20 के 70 माइनस एक्स अनार जो है वो खरीदे हैं, ये क्वांटिटी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्स पोमेग्रेनेट एट ₹10 ईच। ठीक है, एक्स पोमेग्रेनेट ₹10 के खरीदे हैं, तो यानी कि एक्स पोमेग्रेनेट तो टोटल कास्ट कितनी बन जाती है, एक एक्स की जो है ₹10 है तो वो 10x बन जाते हैं, यानी कि जितने पोमेग्रेनेट उसने 10 रुपीज़ के खरीदे हैं उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 70 माइनस जो बाकी पोमेग्रेनेट है उसने 20 रुपीज़ के खरीदे हैं, तो 20 टाइप 70 माइनस एक्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, 70 पोमेग्रेनेट की प्राइस है 820। ठीक है, 70 पोमेग्रेनेट में कुछ पोमेग्रेनेट है जो ₹10 के हैं और कुछ पोमेग्रेनेट है, कुछ अनार है जो ₹20 के हैं। ठीक है, पहले हम लिखते हैं यानी कि 70 पोमेग्रेनेट इक्वल हो गया ₹820 के, यानी कि कुछ ₹10 के हैं, ₹10 के कितने हैं एक्स, यानी कि 10x ₹10 के हैं, ओके, और प्लस ₹20 के कितने हो गए, वो हो गए बाकी बचे 70 माइनस एक्स, उसको ऐड कर दिया, इक्वल हो गए 820।
ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10x एज इट इज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 20 को 70 को मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरोज है, 2 जीरोज आ जाएंगे, 2 टाइम 7 14 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 20 टाइम एक्स 20x हो जाएगा और इस साइड में 820 रहेगा। अब क्योंकि हमारे पास x वाली और इधर कांस्टेंट है, सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1400 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 1400 माइनस 1400 कट जाएगा, इधर से करेंगे तो प्लस, ये इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, बड़ी वैल्यू 1400 है, उसके साथ माइनस माइनस आएगा, 1400 में से 820 माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 0 में से माइनस नहीं होता तो जो कैरी ले लेते हैं, बारो कर लेते हैं, ये 10 10 माइनस 2 8 और फिर 13 माइनस 8 जो है वो 5 हो जाता है, नेगेटिव 580। अब इसको कर लेते हैं x और 10 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 20 बड़ी वैल्यू, उसके साथ माइनस माइनस आ जाएगा तो 20 में से 10 को माइनस कर लेते हैं, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 10, 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस में, इधर 10 10 नेगेटिव 10 से, ठीक है, ये कट जाएगा और इधर x बच जाएगा और इधर से नेगेटिव जो है नेगेटिव से कट जाएगा और 0 0 से कट जाएगा, नीचे 1 में दिया उसको नहीं लिखते, 58 x इज इक्वल टू 58 आ गया। ठीक है, यानी कि 50 x यानी 58 पोमेग्रेनेट्स उसने खरीदे थे ₹10 के और बाकी बचे 70 माइनस 58 किया जाए। ठीक है, अब अगर 70 माइनस 58 बाकी जो है उसने ₹20 के खरीदे थे। ठीक है, आपने करना तो ये आपने बारो कर लेना, ये 10 माइनस 2 और 1 12 पोमेग्रेनेट उसने खरीदे थे ₹12 के। ठीक है, तो ये बात उसने इधर कही है। तो इस इक्वेशन को एक और दफ़ा आप देख लें, जब ये इक्वेशन आपने ऐड करनी है, उन्होंने कहा है कि 70 पोमेग्रेनेट है ₹820 के, यानी उसकी कॉस्ट, यानी 70 पोमेग्रेनेट को हमने ब्रेक कर लिया था x और 70 माइनस एक्स से, जो x पोमेग्रेनेट की कॉस्ट थी वो ₹10 थी, यानी उसको हमने कहा 10x, यानी कि ₹10 के नंबर ऑफ पोमेग्रेनेट प्लस ₹20 के नंबर ऑफ पोमेग्रेनेट, कुछ पोमेग्रेनेट ₹20 के, कुछ पोमेग्रेनेट ₹10 के, दोनों की प्राइस प्लस की तो 820, इस तरह से था ना। हमारे पास इक्वेशन बनी थी 10x प्लस 20, इस इक्वेशन को जो बनी थी उसको हम करते हैं और उसमें हम x की जगह जो हमारे पास 58 है उसको पुट करेंगे। ठीक है, 10 58 प्लस इधर 20, 70 माइनस 58 हो जाएगा 820, 10 और 58 इधर ये ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया हुआ तो अब कर लें, ये मिसिंग हो गई है, 10 टाइम 58 एज इट आ जाएगा, प्लस 20 पहले इसको सॉल्व करेंगे, 70 माइनस 58 हमने किया है 12 आया, 12 आ जाएगा और इक्वल 820। अब 10 टाइम 58 यानी 58 के साथ एक जीरो लगा देंगे, 580, 12 टाइम 20 या 20 टाइम 12 जीरो एक आ जाएगा और 12 टाइम 2 24 हो जाएगा, 820 का दूसरी साइड में 0 0 0 हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 6 प्लस 2 8, 820 दोनों साइड में आंसर सेम है। इसका मतलब है कि नीलम ने 58 पोमेग्रेनेट्स जो हैं वो ₹10 के खरीदे थे और उसमें से 12 पोमेग्रेनेट्स ₹20 के खरीदे थे, यानी उसके पास जो 70 पोमेग्रेनेट में थे 70 अनारों में से सिर्फ 12 अनार ऐसे जो कि प्रीमियम क्वालिटी के थे, यानी जो कि ₹20 का एक अनार था, जिसमें ना एग्जाम्पल 10 हो जाती है हमारी डन। अब हम एग्जाम्पल 11 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 11 की स्टेटमेंट है, द प्रेजेंट एज ऑफ सईद इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर राबिया। ठीक है, जो सईद है वो पापा है और राबिया जो है उसकी बेटी है। हमें कह रहा है कि जो अब सईद की एज है ना वो अपनी बेटी राबिया से 5 टाइम है, यानी कि अगर राबिया 1 साल की है तो उसका बाप 5 साल का होगा, बल्कि इतनी नहीं होगी। अगर राबिया 2 ईयर्स की है तो उसका बाप जो है वो 10 ईयर्स का होगा। अगर राबिया 5 ईयर्स की है तो उसका जो बाप है वो 25 ईयर्स का होगा, यानी कि जितनी भी राबिया की एज है उससे 5 टाइम्स जो है वो सईद की एज है। आफ्टर 20 ईयर्स, दूसरा क्या है, आफ्टर 20 ईयर 20 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 100। लेकिन 2 कंडीशन दी है, एक ये है कि उसकी एज जो है वो अपनी बेटी की 5 टाइम्स है और 20 ईयर्स बाद दोनों की एजेस जो है वो 100 हो जाएगी। हाउ ओल्ड वाज सईद व्हेन राबिया वाज बोर्न, जब राबिया पैदा हुई थी तब सईद कितने साल का था वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे क्योंकि हमने 5 टाइम्स करना है राबिया की एज को, फादर की एज जो है वो राबिया की एज से 5 टाइम्स है, तो लेट कर लेते हैं राबिया की एज को। कोई भी वेरिएबल हम लेट कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए हमें एक्स लेट किया हुआ है तो हम कह देते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राबिया। अब जो है राबिया वो एक्स ईयर्स की है तो उसका बाप कितने साल का,
ठीक है। तो सईद जो कि उसका बाप है उससे 5 टाइम्स बड़ा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सईद क्या हो जाएगी 5 टाइम्स एक्स। 5 टाइम्स राबिया से थी, राबिया की एज एक्स ईयर है, तो 5 टाइम्स एक्स ईयर्स यानी 5x ईयर्स हो जाएगी सईद की एज। ठीक है, राबिया और सईद की एज हमें पता लगी। अब हमने आफ्टर 20 ईयर्स करना है, यानी कि अगर हम आफ्टर 20 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 20 ईयर्स, यानी x + 5x जो है आफ्टर 20 ईयर्स करना है। ठीक है, इनकी एजेस का सम आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स, अरे पहले हम फाइंड करते हैं राबिया की एज आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगी। अभी x ईयर है तो 20 ईयर्स बाद उसकी x + 20 हो जाएगी, जितने ईयर्स के अब है उसमें 20 ईयर्स और ऐड कर दिए। तो सईद की एज जो है 20 ईयर्स के बाद 5x अभी है, तो 5x + 20 हो जाएगी। अब इन दोनों की एजेस को ऐड करेंगे, आफ्टर 20 ईयर्स वाली एज को x + 20 में हम ऐड करेंगे 5x + 20, तो हो जाएगी 100। नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट पैरेंथेसिस को ओपन कर लेते हैं, x + 20 + 5x + 20 = 100। वेरिएबल्स वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, इधर कोई भी नहीं है तो 1 साथ, ठीक है। 1x + x, यहाँ x आ जाएगा, 1 + 5 हो जाता है 6x, 20 + 20 40 हो गया, 100 हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है 40 ऑन बोथ साइड्स, +40 और -40 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, इधर 6x आ जाता है, 100 - 40 करते हैं 0 - 0 0, 10 - 4 6, 60 आ जाता है। अब 6 डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स में, ठीक है। 6x आ जाएगा और 6 × 10 जो है वो 60 हो जाएगा, तो x = 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो राबिया की प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स है, और जो एक्स की प्रेजेंट एज थी राबिया भी 10 ईयर्स की है, और जो सईद जो है वो 50 ईयर्स का है। लेकिन जब राबिया पैदा हुई थी तो 10 ईयर्स माइनस करने हैं सईद की एज से, यानी जब राबिया 10 साल पहले पैदा हुई थी तो सईद की एज तब क्या आती 50 - 10 40 ईयर्स, यानी कि सईद जो है तब 40 ईयर्स का था। लेकिन एक्स जो है 10 आया है और इक्वेशन हमारी ये बनी थी। इस इक्वेशन में हम 10 वैल्यू पुट करके देखते हैं, x + 20 5x + 20 = 100। इधर 10 पुट किया, 10 + 20 5 टाइम 10 + 20 = 100। 10 + 20 30 हो गया, 5 × 10 50 + 20 = 100। ठीक है, 30 एज चीज़ आ गया, 0 + 0 0, 2 + 5 या 5 + 2 7, 100 0 और 3 + 7 10, 100 = 100 वेरीफाई हो गया। यानी कि ये बात सही है कि अभी जो राबिया की एज 10 ईयर्स है तो उसके फादर की एज 50 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स पहले बिफोर 10 ईयर्स जो है जब राबिया बोर्न हुई थी तो उसकी फादर की एज जो है थी वो 40 ईयर्स थी। तो एग्जाम्पल 11 जो है वो हो जाती है हमारी यहाँ पर डन। ना पेज नंबर 102 पर आ जाते हैं। हमारे पास एक्टिविटी 2 के नाम से एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 एक्टिविटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बेसिकली हमारी ये एक फर्स्ट एक्टिविटी है और ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी जो इक्वेशन है ये सेकंड एक्टिविटी की इक्वेशन है और ये फर्स्ट एक्टिविटी इस इक्वेशन के इंडिपेंडेंट है, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट एक्टिविटी की नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन इन विच द सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, वर्कबुक्स एंड नोटबुक्स इन योर बैग्स। आपने अपनी लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। इस जिसमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को आपने मद्देनज़र रखते हुए इक्वेशन बनानी है, जो कि सॉल्यूशन क्या है, जितने भी आपके बैग में टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और नोटबुक्स हैं उन सबको प्लस करो तो वो सॉल्यूशन जो है वो आना चाहिए। द इक्वेशन शुड कंप्राइज एटलीस्ट 2 ऑपरेशन। आपने उस इक्वेशन को इस तरह से बनाना है कि कम से कम उसमें 2 ऑपरेशन लाजमी लग रहे हो, ठीक है। ऑपरेशन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई से भी आप 2 चूज़ कर सकते हैं उस इक्वेशन के लिए। ये नंबर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स लिखनी है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि आपके बैग में कितनी टेक्स्ट बुक्स है। मैं लेट्स सपोज कि आपके बैग में इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, इसके अलावा इस्लामियात है, तर्जुमातुल कुरान है, साइंस है, SST है और कंप्यूटर है। टोटल 8 बुक्स हो गई, तो आपने लिख देना आपकी 8 टेक्स्ट बुक्स हैं। फिर आपने नंबर ऑफ वर्क बुक्स लिख देना है। लेट्स सपोज कि आपके पास इंग्लिश की वर्क बुक है, उर्दू की, SST की और साइंस की, ठीक है। तो 4 आपकी वर्क बुक्स होगी। फिर नंबर ऑफ नोटबुक्स लिख लेना है। लेट्स सपोज कि आपके पास मैथ की नोटबुक है, ठीक है, और फिर इस्लामियात की, तर्जुमातुल कुरान की और कंप्यूटर की, तो 4 ही आपके पास जो है वो नोटबुक्स हो गई, ठीक है। टोटल बुक्स इन स्कूल बैग कितनी हो गई, तो वो आपने करना है, टोटल करना है 8 + 4 + 4 करना है, ठीक है। इन सब बुक्स और वर्क बुक्स और नोटबुक को प्लस कर देना है। 8 + 4 होता है 12, 12 + 4 होता है 16, तो टोटल कितनी हो गई है 16। तो आपने अब वेरिएबल लेट करना है, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए आपने कहना है लेट, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम एक्स ही कर लेते हैं, लेट एक्स भी था वेरिएबल, या टोटल बुक्स इन स्कूल बैग, ठीक है, और x = 16 है, ठीक है। अब इक्वेशन बनाएंगे, एटलीस्ट 2 ऑपरेशन कंप्राइज करना है, उससे कोई भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम जो है 16 में से, क्योंकि इधर 16 - 1 दिया है, लेकिन बेसिकली ये इक्वेशन दूसरे क्वेश्चन की है तो इसकी नहीं है, तो हम वैसे ही
इसी को मद्देनजर रखते हुए इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एक्स ऑन बोथ साइड तो एक्स माइनस एक्स और इधर 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस एक्स 0 हो जाता है, 16 माइनस एक्स एज इट रहेगा क्योंकि एक नंबर एक वेरिएबल है, ठीक है। आगे से जाते हैं, अब एक और इक्वेशन लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 2 टाइम ये एक साइड पे 0 है 0 और 2 टाइम 16 माइनस एक्स, ठीक है। और 2 टाइम 0 हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 2 टाइम 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, 2 टाइम 16 माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं, इक्वल हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारी बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये बेसिकली हम इसको इधर से रिमूव कर देते हैं, ये हमारे इसको पार्ट नहीं था क्योंकि इधर आंसर भी 62 आ रहा है, तो ये इसका नहीं था, वो उनसे मिसिंग प्रिंटिंग मिसिंग हो सकती है, 2 जो है वो उनको इधर पॉइंट आउट करना चाहिए था ना। इसको रेस कर देते हैं, या आप जैसे जिस स्टेटमेंट को फॉलो करें तो आप इस तरह से एक इक्वेशन बना सकते हो। तो आपने जो सी भी ये एक्टिविटी करते हुए इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन को इस इन स्टेप्स पे बनाना है, और उस बनाने के बाद आपने उसकी पिक्चर लेकर कमेंट में लाजमी सेंड करनी है ताकि मैं देख सकूं और आपको बता सकूं कि क्या आपने जो इक्वेशन बनाई है उसमें कोई मिसिंग तो नहीं कर दी, आपने एग्जैक्ट सही स्टेप्स को फॉलो किया और एग्जैक्ट सही वैल्यू को आप लेकर आए हैं। तो अपने इक्वेशन को जस्टिफाई करवाने के लिए आप उसकी फ़ोटो को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। नाउ एक्टिविटी 2 के सेकंड क्वेश्चन या फिर सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट पर सबसे पहले हमें इक्वेशन दे दी हुई है 2 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 62। तो हमें कह रहा है पास योर पेपर टू द स्टूडेंट सिटिंग ऑन टू योर राइट हु विल सॉल्व द इक्वेशन। आपने क्या करना है, आप बैठे हुए हो ना, आपके जो राइट साइड पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको आपने पेपर देना है और उसको कहना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व भी करे और वेरीफाई भी करे आंसर। लेकिन अगर आप घर पर हो तो आपके सामने कोई स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ तो आप इसको खुद भी सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो ना। किस तरह से आपने सॉल्व और वेरीफाई करना है, बेसिकली ये आपने अपने फेलो से करवाना है, उस स्टूडेंट से करवाना है जो कि आपके राइट साइड में बैठा हुआ है, जिस हैंड से आप सलाम नहीं लेते उस साइड पे जो स्टूडेंट बैठा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली है जो कि गिवन है। तो सबसे पहले एक्स हमारा इधर है, इस साइड में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस साइड में एक्स पेरेंथेसिस के अंदर और पेरेंथेसिस से बाय भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 को खत्म करते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 2 इससे भी 2 डिवाइड किया, 62 से भी हमने 2 डिवाइड किया, ठीक है। 2 टाइम 1 2 हो गया, 2 टाइम 1 2 हो गया। इस साइड में हम ये बात किया 16 माइनस एक्स, ठीक है। दूसरी साइड में देखते हैं क्योंकि मस्ट प्लेस पे 2 है, 2 से डिविजिबल है 62, 2 टाइम 3 जो है 6 हो गया और 2 टाइम 1 2 हो गया, 2 टाइम 1 2 हो गया, 31/1 डिनोमिनेटर में 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, 31 जो है वो लिखा जाएगा। 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 31 हो जाएगा। ना अब हम क्या करते हैं, ये 16 माइनस एक्स 31 है ना। अब हम सबसे पहले इधर में से 16 को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट 16 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 16 माइनस एक्स माइनस 16, दूसरी तरफ 31 माइनस 16, ठीक है। ये कुछ नहीं है तो ये प्लस 16 है, प्लस 16 माइनस 16 हमने कट कर दिया, जस्ट माइनस एक्स बच गया। और इस समय 31 में से 16 माइनस करना, 1 में से 6 नहीं हो सकता, बारो करते हैं 2 और ये 10 10 प्लस 1 11 11 माइनस 6 5 हो गया, 2 माइनस 1 2 हो गया, 2 माइनस 1 जो है वो 1 हो गया, 15 हो गया। माइनस एक्स जो है वो इक्वल है 15 के, ठीक है। नाउ अब हम इधर माइनस एक्स है, इधर हमें जस्ट एक्स चाहिए तो -1 से डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, माइनस एक्स को -1 से और 15 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक्स टाइम 1 एक्स हो जाएगा और 15 को के साथ कुछ नहीं है तो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा और 15 टाइम 1 15 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, ठीक है। वेरीफिकेशन करते हैं या आप इसको चेक भी लिख सकते हैं क्योंकि वेरीफिकेशन का वर्ड यूज़ किया तो आप वेरीफिकेशन भी लिख सकते हो। अब आपने इस इक्वेशन में x की जगह -15 पुट करना है। इक्वेशन है हमारे पास 2 और 16 माइनस एक्स की जगह हम -15 पुट करेंगे और ये पेरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, इक्वल लिखेंगे और x की दूसरी साइड पे 62 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 × 16, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा साथ 15 और इक्वल टू हो जाएगा 62, ठीक है। 2 हमारे पास LCS आ जाएगा, 16 में हम 15 को ऐड करेंगे, ठीक है। 6 + 5 11 1 1 कैरी 1 + 1 2 2 + 1 3 31 और इसमें इक्वल आ जाएगा 62 के, ठीक है। 2 टाइम 31 कहते हैं, 2 टाइम 1 हो जाता है 2 2 टाइम 3 हो जाता है 6, ठीक है। 62 इक्वल हो जाता है 62 के और वेरीफाई भी हो जाती है, हमारी एक्टिविटी 2 हो जाती है डन, ठीक है। ये हमारा एक्टिविटी 2 का फर्स्ट पार्ट था।
देन ये उसका सेकंड पार्ट था और हमारी एक्टिविटी 2 डन हो जाती है। हमारा टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशंस का ख़त्म हो जाता है। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। ये वीडियो चूँकि लंबी है तो मे बी आप एग्जैगरेटेड हो गए हो, थक गए हो, तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को पार्ट्स में देखें, यानी कि सारे टॉपिक्स को एक दिन पर कवर ना करें। चूँकि अब मैं ये आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो वीडियो के लास्ट पे दे रही हूँ। आई होप सो कि आपने इससे पहले जो है वो वीडियो कंप्लीट देख ली होगी। मैं अगर आपको दोबारा भी देखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप जस्ट वन टॉपिक को लेकर उसको समझें और एक एक एग्जांपल को जस्ट पार्ट को देख के समझें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शंस पे चैप्टर्स बने हुए हैं और चैप्टर्स के सामने वीडियो का टाइम बिलो लिंक में शो हो रहा है। आप उस टाइम को क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट आप वीडियो के उस पार्ट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने जो है टाइम्स शो होंगे। ठीक है, ये वीडियोस का पार्ट शो होंगे, आपको पता लग जाएगा। जैसे कि आप जस्ट आज के दिन देखना चाह रहे हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जब आप चैप्टर्स के नीचे देखोगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखा होगा। तो आप कोशिश करो कि आप एक दिन में एक टॉपिक ही कवर करो, यानी कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जस्ट रिमेंबर पेज 96 तक फर्स्ट पार्ट पे देखो। फिर आप उसके बाद कंस्ट्रक्शन सीखो उसकी, ठीक है, इन वन वेरिएबल्स में। तो फिर उसके बाद उसको आप कवर कर लो इधर तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक को समझो और फिर उसको आप इधर तक जो है वो सारा कवर करो। इधर तक सारी वीडियो देखो, उसको सॉल्व आउट करो। देन आप जो है फिर बाद में रियल लाइफ वाला टॉपिक देखो और इसको भी आप रियल लाइफ वाले टॉपिक को भी आप पार्ट्स में ब्रेक कर लो। इसको भी 2 टाइम में सारा एक दफ़ा ना देखो, एक दफ़ा जो है रिमेंबर पेज 100 तक देख लो। उसके बाद एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ वाला जो है वो पार्ट देखो और उसको समझो ना। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो देन आप एक्सरसाइज 7.2 जो है वो इजीली कर पाओगे, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो हमारी वीडियो का टॉपिक चुके हो जाता है खत्म, इसलिए हम करें अपनी वीडियो को एंड। अल्लाह हाफिज़।